एनआईओएस लास्ट मिनट रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और हर वो टॉपिक को बहुत अच्छे से ख्याल किया जाएगा। अच्छे तरीके से इसको समझना है और देखना है कि कहीं पर दिक्कत हो तो फिर दोबारा से डाउट पूछना है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैट्रिसेस के बारे में बात करें तो मैट्रिसेस होता क्या है। टेक्निकली आप समझ लो कि किसी भी चीज को अगर आप एक डेटा वाइज अगर आप अरेंज कर देते हो, एक एरे में अरेंज कर देते हो। जैसे मान के चलो कि आपके क्लास के 5 बच्चे और उसके नाम का फर्स्ट लेटर लिखना। तो जैसे कि ए से किसी का नाम है, किसी का बी से है, किसी का सी से है, किसी का डी से, किसी का ए से, किसी का एफ से, जी से, एच से, आई से। ये टोटल 9 बच्चे हैं। उनके नाम को आपने एक एरे में रख दिया। दिस इज नथिंग बट ऑल अबाउट मैट्रिक्स। इसी को कहते हैं। बहुत शॉर्ट बहुत कंसाइज बताने की कोशिश करेंगे। ज्यादा हौच पौच करने की कोशिश नहीं करेंगे। देखिए रो किसको बोलते हैं। सबसे पहले तो ये हॉरिजॉन्टल काउंटिंग आपको करनी है ऐसे। एक, दो, तीन। इनको रॉ बोलते हैं। जैसे अगर इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3। ऐसे टोटल 3 रॉ है। समझ में आया। अगर हम कॉलम की बात करें, कॉलम की, कॉलम किसको बोलते हैं क्योंकि बहुत पूरे क्लास में इसका यूज होगा कि लाइक रॉ क्या है, कॉलम क्या है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कॉलम की काउंटिंग की बात होगी तो फिर किसको बोलेंगे। ऐसे आपको वर्टिकली काउंट करना है। जैसे 1, 2, 3, है ना। ऐसे वर्टिकल काउंटिंग करने हैं। ओके। तो कॉलम क्या होगा, वर्टिकल काउंटिंग करेगा वर्टिकली। और रॉस क्या होंगे, हॉरिजॉन्टली। सो ये ऐसी छोटी सी चीज है जिनको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर आगे की बात करें तो रो और कॉलम मिलाकर किसी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर कैसे लिखते हैं, रो एंड कॉलम को मिलाकर किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखते हैं। जैसे अगर हमने बोला काउंट करने के लिए तो इसमें कितना रो है, 1, 2, 3। तो अगर लिखना है तो हम लिखेंगे 3। बोलते बाई है, लिखते इनटू है। 3 बाई। अच्छा कॉलम काउंट करना है तो 1, 2, 3। 3 बाई 3। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, है ना। इस मैट्रिक्स का ये ऑर्डर हो गया। मतलब हमने आपने देखा कि ये चॉकलेट कलर से हमने जो काउंट किया, ये आपका रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, रो 3 हो गया। और इस तरफ में देखो तो ये वाला आपका कॉलम 1 हो गया, ये आपका कॉलम 2 हो गया, कॉलम 3 हो गया। ऐसे अगर मान के चलो एग्जांपल के लिए ऐसा होता कि A B C D E F और बोलते हैं यहाँ काउंट करने के लिए, तो सबसे पहले क्या काउंट करते हैं हम लोग, रॉ काउंट करते हैं। तो काउंट करना शुरू करेंगे। ठीक है। 1, 2, 3, है ना। हॉरिजॉन्टली क्या काउंट करते हैं, रॉ। तो कितना निकला, 3। तो ऐसे करके लिखेंगे 3 बाई। अब हमें कॉलम काउंट करने हैं। कॉलम कहाँ हुआ, 1, 2। ऐसे 2 कॉलम हो गए। ठीक है। इस तरह से यहां पर हम लिख देंगे 3/2। ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको लिखने का तरीका ऐसा है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं A I J। जहां पर अगर हम लोग बात करें तो आई आपका रोज है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन एम तक जा सकता है, मतलब एंड तक जाएगा। और जे के बारे में बात करें तो ये आपका कॉलम है। ये भी 1, 2, 3, 4 अप टू एन तक जाएगा। हमने एम एन इसलिए लिया क्योंकि हमेशा रो और कॉलम बराबर नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा रो कॉलम के बराबर है, बट यहाँ पर रो कॉलम अलग है, इसलिए हमने 2 अलग अलग नाम आई और जे लिया है। उम्मीद करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और एक मैट्रिक्स हमारे सामने है, उस मैट्रिक्स से रिलेटेड हम सम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या बोला, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए। ए ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर निकालना है। तो सबसे पहले रो काउंट करना पड़ेगा और फिर हम कॉलम काउंट करेंगे। तो रो काउंट करने के लिए 1, 2, 3। कितना हो गया, रो हो गया 3 बाई। कॉलम काउंट करना है। कॉलम काउंट करने के लिए फिर से ऐसे 1, 2, 3, 4। यहाँ पर कॉलम कितने हैं, 4। अब आप जब सम सॉल्व करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से ऐसे करोगे, अदरवाइज कॉपी में है, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। ये तो बस मैं आपको काउंट करने के लिए बताया, है ना।
जब आप इस तरह पे काउंट किए तो ये रो 1, रो 2, रो 3 हो गया, और ये आपका कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4 हो गया। तो ऑर्डर क्या बन गया भाई? 3/4 ऑर्डर हो गया इस मैट्रिक्स का। अब इंटरेस्टिंग थिंग्स, राइट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। कभी भी किसी भी मैट्रिक्स के अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है तो आप उसके रो को उसके कॉलम्स के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टोटल रो कितना है? 3, और कॉलम कितना है? 4, मतलब टोटल हो गए 12 एलिमेंट्स। सबसे आसान है कि जब कभी भी ऑर्डर दिया रहे किसी का या आप निकाल चुके हो, तो जितना ऑर्डर हो, जैसे 2/3 किसी का ऑर्डर होगा, तो वहां पर एलिमेंट्स कितने होंगे? एलिमेंट्स हो जाएंगे 6। किसी का अगर ऑर्डर 4/2 है, वहां एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट की चीजें हैं। ओके, सो राइट द एलिमेंट्स इन A23321434 ऑफ ए। अब देखिए A23 कह रहा है, A32 कह रहा है, A14 कह रहा है, और A34 कह रहा है। अब ये समझने वाली चीज है, ये क्या होता है? इसमें जो पहला वाला आपको दिख रहा है ना, ये फर्स्ट वाला जो 2 है, ये आपको रॉ बताता है, और जो सेकंड वाला दिख रहा है वो आपको कॉलम बताता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला वाला आपको क्या बताता है? रॉ बताता है, और दूसरा वाला आपको क्या बताता है? कॉलम बताता है। करेक्ट। तो अब आप देखिए, इनके अकॉर्डिंग जब एलिमेंट्स हमको आइडेंटिफाई करके नाम लिखना है, तो ये कह रहा है कि सेकंड रॉ का, थर्ड कॉलम का एलिमेंट बताइए। तो सबसे पहले कहां पर जाना है आपको? तो सबसे पहले जाना है सेकेंड रो में। जाइए सेकेंड रो में, R2, ये आपका सेकेंड रो, और उसमें थर्ड कॉलम में जाइए, तो 1 2 3, ये आपका थर्ड कॉलम आ गया सेकेंड रो का। तो एलिमेंट्स क्या है? 2 है। कुछ भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर से यहाँ पर जस्ट फॉर द शमूलियत के लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जो है हमारे पास। 201403253236। तो अब अगर हमसे अगली बार क्या पूछा गया भाई? अगली बार पूछा गया 3 2, है ना? 3 2 के बारे में पूछा गया। तो जब 3 2 के बारे में पूछा गया, तो हम थर्ड रो में चले गए और सेकंड कॉलम में आ गए। तो जहां पर मिला वो हो गया हमारा एलिमेंट, यानी एलिमेंट यहाँ पर क्या हो गया? 2। इसी तरह से 1 4 क्या होगा? फर्स्ट वाले में चले गए, फर्स्ट वाले में चले गए, पहला रो में चले गए, और चौथा कॉलम में चले गए, मतलब 4। 4 हो गया। 3 4 क्या हो गया? थर्ड वाले के फोर्थ में, मतलब 6। तो इस तरह से हम लोग डिजायर्ड एलिमेंट्स फ्रॉम एनी मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, यार एक्सप्रेस ईच एलिमेंट 3 इन ए इन द फॉर्म ऑफ ईच 3 एलिमेंट्स इन ए, मतलब लगभग लगभग इन द फॉर्म ऑफ ए आई से। वो कह रहा है कि सारे एलिमेंट्स का पोजीशंस वगैरह करके आप बताइए कि कौन क्या है। तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे A11, तो लिखेंगे 2 पहला वाला। दूसरे के लिए क्या लिखेंगे? A12, फिर लिखेंगे 0। A13, तो फिर लिखेंगे 1। A14, तो फिर लिखेंगे 4। इसी तरह से A21, मतलब सेकंड का फर्स्ट, मतलब 0। A22 मतलब 3। A23 मतलब 2। A24 मतलब 5। इसी तरह से A31, तो थर्ड का फर्स्ट मतलब 3। A32 मतलब 2। A33 देखो, थर्ड का 3 मतलब 3। A34 मतलब 6। ऐसे ही करके हम लोग सारे के सारे एलिमेंट्स को लिख सकते। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है अब यहाँ पर। कह रहा है इफ द एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम ऑफ अ 2/3 मैट्रिक्स इज गिवन बाय दिस, देन राइट द मैट्रिक्स ए। ऐसे क्वेश्चन में कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं, बट कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझिए आपका क्वेश्चन क्या क्या रहा है। आपको लगभग 80% सॉल्यूशन तो यूं मिल जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ith एंड jth, देखिए ऑर्डर क्या दिया हुआ है? ऑर्डर दिया हुआ है 2/3। करेक्ट। तो इसका मतलब अगर आप गौर करेंगे तो 2/3 का आपको मैट्रिक्स बनाना है,
तो आपका एक सैंपल मैट्रिक्स अगर आप बनाएंगे यहाँ पर तो कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ए दो ही रो होनी चाहिए और तीन कॉलम होने चाहिए, तो ABCDEF ऐसे ही बनना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि देखो इसमें रो 1 रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, एग्जाम्पल के तौर पर। अब इसने क्या बोला है, यहां पर दिया हुआ है A इक्वल्स टू आई प्लस, वही AIJ इक्वल्स टू I+2J/2। तो आपको समझना है कि इसमें नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स अलग अलग कैसे निकलेंगे सबसे पहले। तो आप इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप स्टार्ट करेंगे A11। देखिए A11 का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि I=1 और J=1। तो यहां पर ऑर्डर है आपका, और दिया हुआ क्या है, सिंस AIJ=I+2J/2, सो 1 1 क्या हो जाएगा, 1+2 हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ I=1 डाला और J=1 डाला, करेक्ट। तो इससे हमको मिल जाएगा, क्या मिलेगा भाई, 1+2 मतलब 3/2, ये हमारा 1 1 हो गया। इसी तरह से अगर आप चाहो तो A12 निकाल दो। A12 के लिए क्या करना पड़ेगा, वही I के जगह 1 और J के जगह पर 2/3। यहाँ पर हमने क्या पुट किया है भाई, यहाँ I=1 पुट किया है और J=2 पुट किया है। जो एलिमेंट होगा फर्स्ट वाला I का वैल्यू है, सेकेंड वाला J का वैल्यू है, और इसी वैल्यू को हम इसमें पुट कर। सो इस तरह से क्या निकल जाएगा, 2 2 जा 4 1 5/3। तो इससे हम लोग को क्या मिल गया, 5/3 दूसरा एलिमेंट। इसी तरह से हम लोग को A13 A21 A22 A23 निकालना होगा। अच्छा ये पता कैसे चलेगा कि कितने से कितने तक, देखिए यहां कह रहा है ना, ऑर्डर कह रहा है 2 2 जा 4 +1 5/3। जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखना है, जैसे यहाँ 2 लिखा है तो 2 लिखना है, 3 रहेगा 3 लिखना है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 5/2। तो इसी तरह से अगर आप चाहो तो आपका 1 3 1 4 मतलब जो भी निकालना है, एक्चुअली हम लोग को क्या निकालना है, 2/3 में निकालना है। 2/3 का मतलब क्या हुआ, पहले वाले के लिए 1 1 1 2 1 3, दूसरे वाले के लिए 2 1 2 2 2 3, यही तो हमारा मैट्रिक्स बनेगा, और ये हमको निकालना है। और इन सारे वैल्यूज को जब हम निकाल लेंगे तो फिर हम पुट कर देंगे। इज इट क्लियर। सो ऐसी इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए और मैट्रिक्स कंप्लीट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब अगला चीज देखते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले अगर हम लोग रॉ मैट्रिक्स की बात करें, रॉ मैट्रिक्स का मतलब होता है इसमें केवल रॉ होंगे, कॉलम केवल एक होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने बोला है ऑलरेडी कि रो को हम एम, तो M × 1 आप मान लो, मतलब जैसे कि एग्जांपल के लिए 2 3 4। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, देखो रॉ मतलब केवल रॉ होंगे, है ना। कॉलम एक्चुअली उसमें जितना भी हो, बट रॉ कितना होगा, एक ही होगा, एब्सोल्युटली सेम था। देख लें आप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब देख लेना इसी में कहीं ना कहीं होगा, है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वगैरह में, है ना। इन जनरल अगर आप समझो तो रॉ मैट्रिक्स बोला है ना, रॉ मतलब सिंपल बात दिमाग में रखो कि रॉ होगा एक, ठीक है। रो कितना होगा, एक। अब कॉलम तुम्हारा जितना भी हो उससे फर्क नहीं, रॉ एक ही होगा। जैसे मान के चलो 2 3 4, टेक्निकली अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर रो कितना है, तुम्हारे पास एक है, और कॉलम कितना है, 1 2 3, मतलब तीन हो गए। ये 1/3 बन गया।
और कॉलम मैट्रिक्स में वही सेम टू सेम 2 3 4, है ना। रॉ यहाँ पर R1 R2 R3 तीन हो गया, बट अगर कॉलम देखो तो कॉलम वन। तो अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो कॉलम मस्ट बी वन, एंड रो तुमको जितना करना है कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1 × n के फॉर्म में रहेगा, यहाँ पर आपका m × 1 के फॉर्म में रहेगा। कॉलम इज गोइंग टू बी वन ओनली। अब अगली बात आती है स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि आई बराबर जे, है ना। अब बोलोगे आई बराबर जे क्या होता है, मतलब इसको ऐसे समझो ना, छोड़ो हटाओ। ऑर्डर हम लोग कैसे लिखते हैं, ऑर्डर लिखते हैं ना, m/n लिखते हैं। तो इस केस में समझ लो कि m बराबर n होगा बस। अगर जब कभी भी हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो m बराबर n होगा, यानी कि जितना रो उतना ही कॉलम, इसमें डिफरेंसेस नहीं आना चाहिए। जैसे 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, है ना। अरे जैसे स्क्वायर समझते हो ना कि दोनों के दोनों साइड बराबर होना चाहिए, तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या रहा है कि अगर मान के चलो एक मैट्रिक्स है ए आई जे, उसका ऑर्डर m/n है, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में आई बराबर जे हो जाएगा। मतलब 1 1 1 2 2 3 3, ये तो बहुत इजी सा चीज है। जैसे मान के चलो हमने क्या लिखा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रहे हैं 2 1, ऐसा समझो ना ABCD लिखते थे, ठीक है। ABCDEFGHI, देखो ये हमने ए के नाम का एक मैट्रिक्स बनाया। तो डायगोनल एलिमेंट्स अगर आपको देखना है, क्या देखना है भाई, डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये होता है ए का पोजीशन के साथ 1 1, ए का पोजीशन के साथ 2 2, ए के पोजीशन के साथ 3 3। आप चेक करो, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ऐसे डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। तो अगर कोई पूछे कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, तो आप लिख सकते हो AEF, है ना। और इनकी पोजीशन देखोगे तो 1 1 पहले में आया, फिर आपका दूसरा वाला 2 2 में आया, फिर 3 3 में आया, है ना। चलिए अब पूछे रेक्टेंगुलर, जिसमें सिंपल सी बात आप समझ लो। अगर हम ऑर्डर की बात करें, अब m × n में करो या आपका i = j में करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर आपका i बराबर j है या n बराबर n है, जैसे आप अगर आप ऑर्डर i जिसमें करना है करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। रेक्टेंगुलर में कभी भी i बराबर j नहीं होगा, i बराबर j नहीं होगा अगर यही ऑर्डर है तो। मतलब रॉस के जो नंबर होंगे वो कभी भी कॉलम के नंबर को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इक्वल ही नहीं आएगा। जीरो मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो, इसी को नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो। मतलब लाइक दिस, ये भी लिख सकते हो 0 0 0 0, 2/2 में लिख सकते हो 0 0 0 0 0 0, जैसे मन करे वैसे लिखो चलेगा। बट डायगोनल, अब इसमें क्या होता है, ओनली डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट। मतलब एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होगा, ये नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो नंबर होगा। या एग्जिस्ट के जगह ज्यादा बढ़िया रहेगा, आप सिंपल समझो ओनली डायगोनल। इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है ना, डायगोनल एलिमेंट्स डायरेक्ट एकदम, वो नॉन जीरो होते हैं, नॉन जीरो होते हैं। एंड जो अदर्स होते हैं वो ओनली जीरो होते हैं। मतलब मान के चलो ऐसे 1 0 0 0 3 0 0 0 7, इस तरह से। तो इसको लिखेंगे, इस मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख सकते हो DIAG 1 3 7। तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ मिले तो मतलब बाकी जीरो करना है, 1 के बाद 2 0, 3 है ना तो उसके आगे पीछे जीरो, 7 है तो उसके आगे जीरो, ये 3/3 का ऐसे करके। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे बात कर रहा है स्केलर मैट्रिक्स का, कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है।
ध्यान से देखो, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही बात आती है स्केलर मैट्रिक्स का, ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसको दिमाग में रख लेना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है इन सब चीजों में। ठीक है, a diagonal matrix is said to be a scalar if they are equal all elements. Its principal diagonal are non-zero. Diagonal matrices are said to be scalar matrix if all elements in the principal diagonal are equal and some non-zero as well. तो हम लोग कह सकते हैं कि एक स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। अगर हम लोग यहां पर कहें स्केलर में क्या होगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नॉन जीरो डायगोनल, मतलब जैसे ऐसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो टेक्निकली ये आपका 1 1 1 हो गया, इसको आप कैसे लिखोगे, DIAG। और मैं आपको बता दूं ऐसे ही जब केवल 1 रहता है तो उसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, बट हम यहाँ पर आपको 2 2 2 लिखते हैं। तो डायगोनल में 2 2 2, तो ये इक्वल भी हो गया और डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर बोलते हैं। लेकिन अगर इसी की जगह पर अगर 0 0 0 रहे तो स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स, ये दिमाग में रखना है। यूनिटी मैट्रिक्स की बात अगर आप लोग कहें तो सिंपल एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स विथ डायगोनल 1, मतलब सिंपल 1 0 0 0 1 0 0 0 या तो फिर 1 0 0 1, है ना। इसको I3 बोलेंगे, इसको I2 बोलेंगे, कि मतलब 2 by 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और मैं आपको बता दूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में ऐसा जगह है जैसे कि मैथ्स में जनरल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में 1 का जगह है। जैसे मान के चलिए कि 5 × 1 आपको 5 देता है, तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसमें हम I से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमको ए ही मिलेगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और होता कहते किसको है वो भी बात आ गया। अगला चीज है इक्वल मैट्रिक्स। देखिए इक्वल मैट्रिक्स कहने का मतलब दो चीज इक्वल होना चाहिए, इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आल्सो मस्ट बी इक्वल, तभी जाकर आप किसी मैट्रिक्स को कह सकते हो कि वो इक्वल है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अब क्वेश्चन है कि डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो अगर ये इक्वल है तो x के बराबर 2 होगा और 5 के बराबर तो 5 है, तो इस क्वेश्चन में x का वैल्यू 2 हो गया जो कि आंसर है। अगर इस क्वेश्चन में देखो तो x के बराबर 4 और y के बराबर 3 है, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 4 हो गया, y इक्वल्स टू 3 हो गया, जो इसका आंसर हो गया। ऑर्डर भी सेम होना मस्ट, ऑर्डर अगर सेम नहीं हुआ तो आप नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में देखो x का वैल्यू 1 है और माइनस वाई का वैल्यू 3 है, मतलब y इक्वल्स टू -3। तो इस तरह से हम बना सकते हैं अगर इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आए तो। अब अगली बात कर रहा है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो भाई ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपल इंटरचेंजिंग रॉज एंड द कॉलम। इंटरचेंजिंग मतलब बदल देना एक दूसरे से, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये मैट्रिक्स ABCD, ठीक है। तो जब आपको ट्रांसपोज इसका निकालना है ना, तो रो में क्या है, रो में R1 देखिए, R2 देखिए, कुछ कीजिए ही मत, जो रो में है उसको कॉलम वाइज लिखते जाइए, AB फिर CD है तो CD, ये बन गया आपका ट्रांसपोज। ठीक है, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा है, जब आप ट्रांसपोज निकालिएगा तो ये आपका यहाँ पर R1, ये यहाँ पर R2, कॉलम वाइज लिखना है, तो ACBD। तो जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपको ओरिजिनल नंबर मतलब पहले वाला मिल जाएगा। यहाँ पर एक चीज और आप सीखे, ट्रांसपोज और ट्रांसपोज इज ओरिजिनल। सो यही यहाँ पर ट्रांसपोज है, इसको हम लोग ए डैश भी लिखते हैं और संभव आपको बुक में A⁻T भी लिखने के लिए मिल सकता है, उससे कंफ्यूज नहीं होगा। इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसपोज में क्या होता है, M × N अगर किसी का ऑर्डर होता है तो N × M में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, IJ एलिमेंट जो होगा वो GI एलिमेंट होगा। जैसे यहाँ देखिए, ये आपका जो एलिमेंट नंबर है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका एलिमेंट नंबर कितना है, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आपका फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, तो 1 2 के जगह अब ये 2 1 बन जाएगा। और देखिए 2 1 में ऑलरेडी मिल रहा है, 2 1 लेवल।
तो ये जरूरी है छोटा मोटा एक नंबर का क्वेश्चन आने के लिए, ठीक है, समझ लीजिएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक तब कहते हैं कि जब किसी का आपने ट्रांसपोज निकाला और वो बराबर हो, ट्रांसपोज निकाला और वो क्या हो गया, तो ऐसा कैसे निकलता है, जैसे मान के चलिए हमने ए इक्वल्स टू लिखा, ए बी सी, ठीक है। अब टेक्निकली आप जैसे भी आप सॉल्व करो, है ना, फॉर एन एग्जांपल आप मान के चलो किसी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर आप एग्जांपल लेते हो, तो आपको बस यही देखना है कि जब आप उसका ट्रांसपोज निकाल, पहले तो हम सिंपल लिख दे रहे हैं डी ई एफ जी, तो हम इसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे क्या होगा, ए बी सी, फिर आपका बी डी ई, फिर आपका सी एफ जी। तो अब गौर कीजिए, क्या ए इज ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, तो आपका आंसर आएगा नो, देन आप कहोगे नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। एक और एग्जांपल देख लो आप, किसका, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल, ठीक है, दिस विल हेल्प यू। जैसे मान के चलो हमने एक एग्जांपल के लिए लिखा ए इक्वल्स टू 1 1 - 1, ठीक है, 1 2 0 -1 0 5, ऐसा करके हमने लिखा। अब अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ये देखो, ये R1, ये R2, ये R3, कॉलम वाइज लिखना है। 1 1 - 1 1 2 0 -1 0 5, जब देखोगे तो ये बराबर है आपका एक। तो हियर सिंस A डैश इक्वल्स टू A, देन इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस केस में ए आई जे जे आई के बराबर होता है फॉर ऑल, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैन नेवर बी सिमेट्रिक, यानी कि इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, जिसमें आई बराबर जे रहे, ऑर्डर के केस में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसका उल्टा होता है। इस केस में आपको इक्वल तो मिलेगा बट निगेटिव के साथ में मिलेगा। जैसे ए ट्रांसपोज जब आप निकालोगे तो माइनस ए आ जाएगा, और ए आई जे विथ माइनस जे आई आ जाएगा फॉर ऑल आई जे, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स इन द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर जीरो, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के लिए याद में रखिए, मतलब याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए का वैल्यू दिया 0 C D -C0 F एंड -D F 0, R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, आपने लिखा 0 CD, आपने लिख दिया यहाँ पर 0 CD, -C0 F -C0 F -DF -D -F 0, हाँ लिख दिया। और जब गौर से देखोगे तो इसे माइनस कॉमन लेकर देखो, जब आप इसे माइनस कॉमन लिखोगे इस डैश से, यू विल बी सरप्राइज एक्चुअली। जैसे ही आपने माइनस कॉमन लिया तो ये 0 CD बन गया, ये -C0 F बन गया, और ये -D -F 0 बन गया। और जब आप इसको देखिएगा तो भाई ये तो ए के बराबर है, ए डैश आपका विच इज सेम एज, है ना, तो माइनस ए के केस में ऐसा हो रहा है, तो यानी कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब क्या हो गया, एक बार समझिए। मान के चलिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, अब इसमें आपने 5 से मल्टीप्लाई करना, है ना, तो ये पहले आपका मैट्रिक्स ए था, और अब आप जो निकाल रहे हो वो निकाल रहे हो 5A। तो इस केस में ये 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, मैं आपको बता दूं, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, मतलब इससे, 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 इससे। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब केवल इतना ही हुआ, ये जो स्केलर होता है वो ईच एंड एवरी एलिमेंट से जाकर मल्टीप्लाई होता है, ईच ऑफ इट्स एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम स्केलर। यानी कि जब आपका ये 5A निकलेगा वो क्या होगा, 5A, 5B, 5C एंड 5D, ऐसे करके। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको आपको ट्राई करना है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर -1/2A बोला है, मतलब 1/2A बोला है, हम एक बनाकर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ए का वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रहा है -2 - 1 3 0 4 1। अब इस समय कंफ्यूज मत कीजिएगा, चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स हो चाहे रेक्टेंगुलर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है।
मैट्रिक्स होना चाहिए 1/2 सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर मान के चलिए अगर मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो -2 है, तो -2 में -2 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/2, 4 इंटू 1/2, -1 इंटू 1/2, 0 इंटू 1/2, 1 इंटू 1/2, ऐसे करके बनते हैं ये। तो ये कटा मान के चलिए -1 आया, 3/2 आया, इसको काटा दो बार में तो यहाँ 2 आ गया, -1/2 आ गया, 0 का 0 रहा और यहाँ 1/2 आ गया। ये निकला आपका मैट्रिक्स। तो इस तरह से आपको करने हैं और देखना है कि कहीं पे भी अगर दिक्कत हो पूछ लेना है, बाकी ये बहुत ही आसान है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। For any matrix prove that a डबल डैश इक्वल्स टू ए, पीछे ही हम लोगों ने प्रूव किया है कि दो बार जब आप ट्रांसपोज करते हो तो ये आता है। आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो। अगर ये एनी मैट्रिक्स बोला तो लेट ए इक्वल्स टू ABCD, ऐसे ले लो वैल्यू, फिर आप इसका ट्रांसपोज निकालो, फिर वही ABCD ऐसे करके निकलेगा। फिर आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालो, फिर वही ACBD ऐसे करके निकला, विच इज इक्वल्स टू ए, हेंस दिस इज वेरीफाइड, ऐसे करके आप लिख दो। भाई इक्वल हो गया जो हमें प्रूफ करना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बस आपको ट्रांसपोज निकालना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल दिस इज ए, इसके लिए हमने यहाँ A डैश निकाला, तो क्या निकला 2 - 4 3, विच इज इक्वल्स टू ए। ए डैश जब ए के बराबर हो गया तो देन ए इज अ सिमेट्रिक। बस ऐसे ही आपको बाकी देख लेना, ट्राई कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहा है, वही सेम टू सेम निकालेंगे, माइनस कॉमन लेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ना एक 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 क्वेश्चन का टाइप छूट रहा है, मैं उसको ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आता है, एक मैट्रिक्स दे दिया और कहता है कि इसको एक्सप्रेस कीजिए एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। इस तरह का एक क्वेश्चन आता है और वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ, एक सेकेंड, एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कैसे किसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने लिखा एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी। अब जैसे इसके लिए मान के चलिए हमको एक मैट्रिक्स मिला, इसका वैल्यू 3 1 एंड 5 -1, ऐसा करके एक मैट्रिक्स मिली। तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये आपको एक छोटा सा 2x2 मैट्रिक्स के हेल्प से मैं बताने की कोशिश करूंगा। यही सेम प्रोसेस यूज होगा 3x3 का। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम क्या करना है इसमें, आप अपना ए डैश निकालिए। निकाला आपने 3 5 1 -1, ये आपने निकाल लिया ए डैश। और जैसे ही आप ए डैश निकाल लेंगे तो आपको लिखना है लेट p इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, p इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। ये एकदम एनी हाउ आपको एकदम दिमाग में रखना है कि ऐसा हमको लिखना है। ठीक है, दिस इज अ प्रोसेस, याद रखिएगा, ये एक तरीका है जिससे एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये वाला जो स्टेप है वो याद रखना है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आगे चल के आप देखोगे कि इसी से रिजल्ट आए। ठीक है, दिस द प्रोसीजर, ये प्रोसेस है। क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसे ही करके हम एक्सप्रेस कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या किए, अब इसको जोड़कर अपना एक नंबर लाना शुरू कर देंगे। ठीक है, देखिए कैसे, 1/2 यहां पर है और आपने a प्लस ए डैश किया, तो 3 + 3 6, 5 + 1 6, 5 + 1 6, -1 -1 -2। समझ आया बात, ऐसे करके आपका हो गया।
और जैसे ही आप इसमें 1/2 लगाएंगे, चीजें थोड़ी और आपके लिए बदलेगी। 1/2 लगाने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 3 3 3 -2। अब आप एक चीज गौर कीजिए, ये 1/2 सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6/2 3, 6/2 3, 6/2 3। अच्छा, यहां पर आपका -1 हो जाएगा, -2 नहीं होगा, क्या होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अब आप यहाँ पर पी डैश निकालिए। जब आप पी डैश निकालेंगे तो दिस वुड बी 3 3 एंड 3 -1 विच इज इक्वल्स टू पी। यस और नो, एक बार देखकर बताइए, क्या वो पी के बराबर है? यस है। तो आप यहां पर लिखेंगे एक लाइन, सिंस p equals to p dash, so p is a symmetric matrix, p is a symmetric matrix। ये आपका स्टेप 1 हुआ। एक बार फिर से समझा दूं मैं आपको, कुछ नहीं करना है, ए के बाद ए डैश निकालेंगे, ठीक है, और ए डैश निकालने के बाद आप पी नाम से एक मान लेंगे मैट्रिक्स को, और फिर इस प्रोसेस को लिखेंगे, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा उसका डैश निकालेंगे, और फिर प्रूफ करेंगे कि भाई पी बराबर पी डैश हो गया, यानी कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया? अगला स्टेप इसी तरह से अब आपको मानना है क्यू के लिए, लेट, जैसे यहां पर हमने लेट किया था उसी तरह से, क्यू इक्वल्स टू, अब समझिए यहां पर क्या होगा, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश करेंगे आप। अब यहां पर आप माइनस करेंगे, तो जब आप माइनस करेंगे ए माइनस ए डैश, तो 3 माइनस, तो जैसे ए प्लस ए डैश हुआ माइनस में, देखिए 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, और -1 + 1 0, ऐसे करके आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो वही हम यहाँ पर नोट करने वाले हैं आगे चल के। ठीक है, 1/2 of 0 4 - 4 0, which can be written as a 0 2 - 2 0। अच्छा, अब हम फिर क्या करेंगे, इस क्यू का क्यू डैश निकालेंगे, तो 0 2 - 2 0। अब हम अगर यहां से माइनस कॉमन लें, तो 0 2 - 2 0, जो कि बराबर होगा क्यू का। तो हेयर हेंस क्यू डैश इक्वल्स टू -q, so q is a skew symmetric matrix। क्यों क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब ध्यान से समझने वाली चीज क्या है, आप ध्यान से देखिए, एक तो मैंने लिख दिया P, हमारा प्रूफ हो गया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, Q हमारा प्रूफ हो गया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, नाउ P plus Q equals to half of A plus A dash half of A plus A dash plus half of A minus A dash। तो वैसे भी आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल बी एबल टू गेट A। हैव अ लुक हाउ, 1/2 कॉमन ले लिया, A plus A dash प्लस A minus A dash, A dash तो कट जाएगा, बचा आपका 2A/2 इक्वल्स टू A। तो यहां पर आपने क्या पाया, आपने पाया P plus Q इक्वल्स टू A। सो लिख देना है, अब यहां पर एक छोटा सा लाइन आपको लिख देना है। क्या लिखना है, गौर से समझिए, लिखना है कि A इज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, A इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर एक्सप्रेस करने की बात बोला तो फाइनली आपको एक्सप्रेस भी करके दिखा देना है। हालांकि दिस इज डन, क्योंकि पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू सब आपके सामने आपने निकाल दिया है, तो आप इसको एक्सप्रेस करके भी उस तरह से दिखा सकते हैं कि भाई ये जो अपना क्वेश्चन था 2/2 में,
तो ऐसे ही क्वेश्चन 3x3 में भी आ सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है और समझ के चलना है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इंडिविजुअल, दिमाग में रखिए एडिशन के लिए दो चीज जरूरी है, सेम एज दैट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। पहला नंबर, ए और बी जो दो मैट्रिक्स होंगे उनका तो ऑर्डर सेम होना ही चाहिए और उसी के इक्विवेलेंट पर ये चीज आएगी। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स, ये नहीं पॉसिबल है। यानी जब कभी भी हमको अगर ऐसा करना है 2/2 एंड बी इक्वल्स टू, नहीं ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे दिया कि भाई देखो, अगर ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर हो जाता है तो वो आपका कम्यूटेटिव हो जाएगा और इस तरह के केसेस में एसोसिएटिव हो जाएगा। एक बार देख लेना इसको। दिस इज नॉट दैट मच, जीरो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए एडिटिव उसको आइडेंटिटी कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स को। सब्ट्रैक्शन में वही इक्विवेलेंट जाएगा और माइनस होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन से समझ में ज्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपने से बना देते हैं 2a माइनस 3b, है ना, और इसको बना देते हैं 2a माइनस बी। दो क्वेश्चन खुद से मैंने चेंज कर दिया। अब आपके सामने a प्लस बी करने की बात कर रहा है तो 3 को 0 से ऐड करो, 3 आएगा। -1 को -1 से ऐड करो, -2 आएगा। 5 को 3 से ऐड करो, 8 आएगा। 2 को 2 से ऐड करो, 4 आएगा। ये आपको निकल गया a प्लस बी। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं। अब ये 3b बोला तो बनाने का तरीका आप पहले 3b कर लीजिए। 3b क्या हो जाएगा भाई, 0 -3 9 और 6, हमने सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सबको जोड़ना घटाना शुरू कीजिए। तो कह रहा है कि इसकी बात कर रहे हैं a+3b वाले का, ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए, घटाना है घटा दीजिए। तो ऐसे ही करके जनरली बनता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहा है ऐसे ऐसे कंडीशन में 2a लाइए, 3b लाइए, 5x लाइए, है ना, और उसके बाद वो 0 हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। पहला नंबर, नंबर डी जो इसका है, हम अगर 2a लिखे तो 2 18 6 4, ये हमारा बना। हम अगर 3a लिखें तो 5 3 15 3 21 एंड 27 यहाँ पर। 3b जो जो क्वेश्चन का डिमांड है, 2a बोला 2a निकाले, 3b बोला 3b निकाले। अब अपने को नहीं पता कि 5x क्या है, नहीं पता ना, तो लेट, हमने एज्यूम कर लिया लेट, ठीक है, x इक्वल्स टू a b c d। क्योंकि जब ये 2/2 का है तो x को भी तो 2/2 ही का बनना है। तो इस तरह से 5x क्या होगा भाई, 5x होगा 5 ऑफ a, 5 ऑफ b, 5 ऑफ c, 5 ऑफ d। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जब आप 2a प्लस 3b प्लस 5x करेंगे तो वैल्यू आएगा 0, जीरो मैट्रिक्स का। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने सोचा ठीक है भाई, लिखना शुरू करते हैं। 2 18 6 4, ये मैट्रिक्स नंबर 1। दूसरा नंबर 15 3 21 एंड 27, ये मैट्रिक्स नंबर 2 हो गया। और यहां पर हो गया 0 0 0 0, गलत, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर 5x भी तो है, उसको भी तो लिखना है। प्लस 5x, 5x में क्या हो जाएगा भाई, 5a 5b 5c 5d, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखिए। और ये बराबर किसका होगा, 0 0 0 0। अब जो आपने रूल सीखा है उसका यूज करते हैं। अब ये जो 2 है, ये जो 15 है, ये जो 5 है, ये सब ऐड हो जाएगा। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 प्लस 15 प्लस 5a इक्वल्स टू 0। क्योंकि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है, वो कहता है कि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी 0। दूसरा नंबर,
18 प्लस 3 प्लस 5b इक्वल्स टू 0। तीसरा नंबर 6 प्लस 21 प्लस 5c इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद क्या है भाई, 4 प्लस 27 प्लस 5d इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हम लोग अगर चाहें तो a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू और d का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, या 15 तो 17 हो गया है ना, वो दूसरी तरफ जाएगा तो -17/5। यहाँ पर 18 3 21 है, -21/5। यहाँ पर 27 हो जाएगा तो -27/5। यहाँ पर 27 4 31 हो जाएगा तो यह -31/5। और अब आप x का वैल्यू लिख सकती हैं, इन सबों को कंबाइन करके लिख सकते हैं। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। सो अब अगला है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये एक ऐसा चीज है जिसमें बच्चे कई बार फंसते हैं, बट आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। विथ एग्जाम्पल कोशिश करते हैं इसको समझाने का। जैसे मान के चलिए ABCD हो गया, ये हो गया A, और दूसरे नंबर B में मैंने लिखा EFGH। देखिए सबसे पहले तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए जरूरी क्या है, मान के चलिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए जो जरूरी है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और ये सीखना जरूरी है क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलता है। मान के चलिए A जो है अपना, ठीक है, वो M/P का मैट्रिक्स है, और B जो है अपना P/N का मैट्रिक्स है। मतलब ये हुआ कि कभी भी मल्टीप्लीकेशन के लिए जो सबसे पहला केस है वो ये है कि कॉलम नंबर ऑफ, ऐसे नहीं, ऐसे लिख दीजिए कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स must be equal of total number of rows of second matrix। ये सबसे पहली जरूरत है, ठीक है। तो इससे क्या निकलता है, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर भी निकल जाता है। वो कैसे निकलता है, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, PP बराबर है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाता है, ऑर्डर होता है M/N हो जाता है। मतलब रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बाय कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। मैं तो इतना लिखकर बता दिया, सीधे तौर पे अगर समझ में आए तो यहाँ पर ये क्या है, ये 2/2 है, 2/2 है। तो यहाँ तो सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये इसके बराबर होना में एकदम मैंडेटरी है, नहीं तो काम नहीं बनता है। और जो प्रोडक्ट भी बनेगा यानी कि जो AB बनेगा वो भी आपका 2/2 का ही बनेगा, क्योंकि ये जो बच गया वो 2/2 ही है। मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, आप इसको समझने की कोशिश करो सबसे पहले तो। फॉर एन एग्जाम्पल ए के में हमने ले लिया ABCDEF। पहले होगा कि नहीं मल्टीप्लाई वो तो चेक कर लो। और बी में ले लिया ABCDEF। अब गौर से देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक 1 2 3, 3 1 2, ये 3/2 का है। इसका देखो 1 2 1 2 3, 2/3 का है। तो इस केस में अगर आप गौर से देखोगे तो इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है वो बराबर हो गया। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा 3/3 का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये समझ के रखना, ठीक है।
चलो मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, एक बेसिक 2x2 से सीखते हैं। ABCD। चलिए देखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसके लिए बेसिक 2x2 हमने ले लिया, ठीक है। जैसे A हो गया और B इक्वल्स टू हमने ले लिया 1 2 3 4। अब ये 2x2 है, ये 2x2 है, तो ये नहीं कि ऑर्डर सेम है तभी मतलब मल्टीप्लाई हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपका सेकंड मतलब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो अगर बराबर है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो चलिए ए बी निकालते हैं। तरीका क्या होता है इसको सॉल्व करने का, याद रखिएगा। पहले तो आप दिमाग में ऑर्डर बना लीजिए। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, प्रोडक्ट का ORDER, ऑर्डर ऑफ ए बी, दिमाग में बना लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो आपको दिख गया ना, ये पहला वाला और ये आखिरी वाला देखकर मिला कर लेते हैं, तो मतलब 2x2 का होगा। मतलब प्रोडक्ट कैसा बनेगा भाई, 1 1 1 2 2 1 2 2। आप पोजीशन दिमाग में रख लीजिए, रख लिए। अब पोजीशन जब दिमाग में हो गया है आपका, तो आप कभी नहीं फंसिएगा। 1 1 के लिए पूरा का पूरा रो 1, पूरे के पूरे कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 1 1। तो देखिए A 1 जा A, बी, ये 1 2 3 4 से ज्यादा बढ़िया है ना कि हम इसको कुछ और नाम दें, जैसे EFGH, ताकि अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए ध्यान से, ए का मल्टीप्लाई हुआ ई के साथ तो AE प्लस, अब इस सेकंड वाला का सेकंड के साथ प्लस BG। यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बट अगर आपको पता है कि आप 1 1 लिख रहे हैं तो आपको ये भी पता है कि आप ये पूरा का पूरा 1 को ये पूरे के पूरे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आपको केवल एक एलिमेंट मिलेगा, दैट इज 1 1। दूसरा वाला देख लीजिए, 1 2 है ना, तो इस पूरा का पूरा 1 से इस पूरे के पूरे 2 को अब आप मल्टीप्लाई करने वाले। ए को करेंगे F से, पहले वाले को पहले के साथ, बी को करेंगे H से, और प्लस बाय डिफॉल्ट बीच में होता है। अभी देखिए आपको क्या चाहिए, 2 1 चाहिए, तो 2 सेकंड वाले रो को पहले वाले के साथ करेंगे, तो सी को करेंगे ई के साथ CE, डी को करेंगे जी के साथ TG। इसी तरह से 2 2 चाहिए अब, तो 2 वाला मतलब ये जो है इसको इसके साथ करेंगे, तो सी को एफ के साथ CF, डी को एच के साथ प्लस DH। बस सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए, खत्म कहानी। तो अभी देखिए एक एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर ए का वैल्यू 1 2 3 4 है और बी का वैल्यू 0 1 2 1 है, ऐसा करके अपने को ए बी चाहिए, तो आंख बंद करके इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, मतलब ये जब आप पहला रॉ शुरू किए ना तो इसका जितना कॉलम है सबके साथ करते जाइए, करेक्ट। अब देखिए 1 0 जा 0, 2 2 जा 4, ये आपका निकला पहला एलिमेंट। अब देखिए फिर इसके साथ 1 1 जा 1 2 1 जा 2, फिर आपका अब ये कंप्लीट हो गया। नीचे में देखिए 3 0 जा 0, 4 2 जा 8। मतलब साफ है, पोजीशन वाइज समझना ही सबसे इजी है। ऐसे लगता है कौन सा किससे हो रहा है पता नहीं चलता, बट अब ध्यान से देखिए, अभी आप कौन सा प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, 2 2 बनाने वाले हैं कि नहीं बनाने वाले। तो जब आप 2 2 प्रोडक्ट बनाने वाले हैं तो 2 सेकंड रो में जाइए और उसमें सेकंड कॉलम में जाइए, 3 1 जा 3 एक एक करके, फिर 4 1 जा 4। अब सॉल्व कर दीजिए, 4 3 8 7। समझ में आया, इंटरेस्टिंग चीजें समझनी है। 1 2 3 4, ये हो गया ए, ये क्या है 2x2 का है, ठीक है। अब देखिए बी नंबर 1 2 3 4 5 6, ये क्या है भाई, ये हो गया आपका 2x3। तो पहले नंबर पॉसिबल है ए बी का बनना, पहला नंबर ये बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन, ए बी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आपको देखना है पहले वाले का, मैंने क्या लिखा है, देखिए मैंने लिखा है ना, टोटल नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है इसका, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रॉज ऑफ सेकेंड,
तो यहाँ अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम यहाँ 2 है और यहाँ रोज 2 है। तो अगर ये दोनों बराबर हो गया, जिसको जिससे मल्टीप्लाई करना है, तो यस हो जाएगा। और जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? प्रोडक्ट का ऑर्डर ये आपका 2/3। सिंपल। तो आपको दिमाग में रखना है कि 2/3 का मतलब क्या होता है। 2/3 का मतलब 1 1 1 2, है ना। 2 का मतलब रॉ आपका 2 ही होगा। कॉलम चले जाएंगे आपके 3, है ना। कॉलम जाएगा तो देखिए 2 3 मतलब 1 1 1 2 1 3 तक जाएगा। ऐसे ही 2 3 कहने का मतलब 2 लेंगे लेकिन 3 तक जाएगा। तो पहले 1 के लिए 3 तक गया, फिर 2 1 2 2 2 3। ऑर्डर दिमाग में रखने से मल्टीप्लाई बहुत आसान है, बहुत ही आसान होता है। चलिए अब ए भी बनाते हैं। 1 2 3 4। फिर यहाँ पर आपका हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब देखिए करना क्या है, हमको 1 1 चाहिए। मतलब ये 1 का इस 1 के साथ निकाल दीजिए। मतलब रो 1 और कॉलम 1, सिंपल बात, कोई कंफ्यूजन नहीं। 1 1 चाहिए ना, तो 1 1 के लिए क्या करना है, इस 1 को इस 1 के साथ कर दीजिए, आपको 1 1 मिल जाएगा। चलिए करते हैं पहले। तो 1 1 जा 1, 2 4 जा 8, हो गया 1 1 कंप्लीट। एक एक एलिमेंट वाइज सोचेंगे ना तो चीज लगेगा आसान। जब बड़ा सोचेंगे ना कि इतना करना है तो लगेगा मुश्किल। अब देखिए आपको 1 2 चाहिए, तो इसी 1 वाले को अब आप 2 के साथ कीजिए। ये 1 वाला है ना जी, अब आप किसको कीजिए, 2 के साथ में कीजिए। 2 के साथ करेंगे अब आप इसी 1 वाले को, जैसे कि पहले आपने इसके साथ किया था, अब इसके साथ करेंगे। तो क्या होगा, 1 2 जा 2, 2 5 जा 10। इसी तरह से तीसरे के साथ भी आप करेंगे, तो क्या होगा, 1 3 जा 3, 2 6 जा 12। हो गया। अब आपको 2 1 चाहिए, तो अब सेकंड वाले को फर्स्ट वाले के साथ, तो 2 1 मिल जाएगा। 3 1 जा 3, 4 4 जा 16। इसी तरह से दूसरे के साथ 3 2 जा 6, 4 5 जा 20। अब लास्ट वाला को लास्ट के साथ, तो 3 3 मिल जाएगा। 3 3 जा 9, 4 6 जा 24। बस सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा इस केस में क्या बी ए निकल सकता है? ए बी तो निकल गया, क्या बी ए निकलेगा? तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो बी का ऑर्डर कितना है, बी का ऑर्डर है 2/3 और ए का ऑर्डर कितना है 2/2। तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रॉ के बराबर नहीं है, तो इस केस में आपका बी ए का मल्टीप्लीकेशन नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं कि सबका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होता है, तभी होगा जब पहले का कॉलम दूसरे के रॉ के बराबर होगा। सो उम्मीद करते हैं मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। तो एक और मल्टीप्लिकेशन 3/3 का करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ए इक्वल्स टू 1 2 3 1 0 2 0 1 2 1 जो भी है, और बी में मैं जीरो नहीं लिखता हूँ, जीरो लिखने से शायद आइडेंटिफिकेशन इशू होगा शायद समझने में, और 1 भी नहीं लिखता। ABCDEF वगैरह लिखूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि प्रॉपर समझ में आ सके। ABCDEFGHIJKLMNPO नहीं लिख रहा हूँ, QRS, क्योंकि वो जीरो की टाइप का लगेगा इसलिए नहीं लिख। ये एल हो गया। अब अगर मल्टीप्लाई करनी है, ए बी निकालना है। अब चूंकि 3/, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में ए बी बी ए सब निकल जाएगा, वहां देखना होता है जहां थोड़ा सा अलग टाइप का आता है। तो अब सवाल है कि भाई कैसे होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, ये समझने की जरूरत है। तो देखो मल्टीप्लाई भी तो 3/3 का आएगा। तो 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, खत्म। तो 1 1 का मतलब क्या हो गया, इस पूरे 1 का इस पूरे 1 के साथ करेंगे। ए जे
बी एम, अब तो जल्दी जल्दी होना चाहिए, सी क्यू। उसी तरह से अब 1 2 चाहिए तो 1 का 2 के साथ, ए के, बी एन, सी आर। 1 का 3 के साथ, ए एल, बी पी, सी एस। अब दूसरा वाला, तो दूसरे वाले के साथ वही सेम काम जो पहले वाले के साथ किए, डी जे, डीजे के बाद क्या होगा, ई के और एफ एल। फिर 2 2 चाहिए तो सेकेंड रो, इसका सेकेंड रो और इसका इस सब में सेकेंड कॉलम। तो कहने का मतलब, एक सेकेंड रुको, अब वो क्या चाहिए पहले, अब उसके बाद 2 1 चाहिए तो इसका सेकेंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम। तो डी ए, डी जे, फिर ई एम, फिर एफ क्यू, फिर उसी तरह से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो डी के प्लस ई एन प्लस एफ आर। ओके, फिर दूसरा और तीसरा 2 3 चाहिए तो सेकेंड वाला रो का तीसरे वाले कॉलम के साथ, डी एल, ई पी, एफ एस। बस ऐसे ही तो करना है। अब थर्ड वाले रो और पहला वाला कॉलम, तो जी जे, एच एम, आई क्यू। अब जब आप, मैं तो अभी आपको ऐसे सिखा रहा हूँ इसलिए एबीसीडी है, जब आप सॉल्व करो 1 2 3 4 टाइप करेगा तो आपको कैलकुलेशन भी अच्छे से करनी जरूरी है। फिर यहाँ पर आपको 3 2 चाहिए ना, तो इसका थर्ड रो और इसका सेकंड कॉलम, सिंपल। तो जी के, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, प्लस एच एन प्लस आई आर। फिर 3 3 चाहिए तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो जी एल प्लस एच पी प्लस आई एस। बस मेरे भाई हो गया, यही चीज है। ऐसे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको ट्राई करना है, मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालना है, पहले ट्रांसपोज निकालना है फिर मल्टीप्लाई करना है, कंफ्यूज नहीं करना है इसमें। यहाँ देखो, ए बी पहले निकाल दोगे फिर उसका ट्रांसपोज निकालोगे, और यहाँ ए डैश। तो इसका सही तरीका होता है कि ए दिया है तो आप ए डैश निकाल दो, बी डैश निकाल दो, फिर आप ए बी निकालो, फिर ए बी का डैश निकालो, फिर आप ए डैश और बी डैश को मल्टीप्लाई करो, चेक करो कि दोनों बराबर है कि नहीं है। कोई प्रॉब्लम? अब देखो, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस वाला जो टॉपिक है ये आप अगले क्लास में कर लेना। ठीक है, इसके बाद की जो भी चीजें हैं, है ना, ये थोड़ा अलग है, थोड़ी डिफरेंट है, बट हो जाएंगे। एक इन्वर्टिबल ही बचेगा, बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का थोड़ा सा मतलब आप कहाँ तक पढ़ोगे वो देख लेना। बट जब भी आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स सर के साथ पढ़ोगे तो बहुत जरूरी है कि आप उसका एक बार मतलब 2 4 क्वेश्चन सर के साथ में कर लेना। चलो, थैंक यू सो मच, बाय।